शाह मोहम्मद ख़ान साहब, आपने सवाल जो पूछा है बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि डेली शो जब भी कोई भी एक्टर करे उसके लिए मेरे ख्याल से एक पॉइंट पे जाके ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या आपका इस शो में अब इंटरेस्ट बाकी रह गया है या नहीं, क्योंकि आप एक ही कैरेक्टर कितने समय के लिए प्ले कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वनराज शाह जैसा कैरेक्टर मिला है। जो मेरा मानना है, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में यही बात बोलता हूँ कि मेरा कैरेक्टर जो है वो ऑथर बैक नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे वो एक प्लेग्राउंड मिला है जहाँ पे मुझे कुछ भी करने की फ्रीडम है। तो मैं जब भी कोई प्लॉट पॉइंट नया आता है या स्टोरी प्लॉट नया आता है, कुछ भी होता है, तो मुझे वो फ्रीडम रहती है कि मैं अपने कैरेक्टर को उस सिचुएशन में कैसे मैनिपुलेट, कैसे एग्जीक्यूट करूं, क्योंकि मुझे कोई डेफिनेशन दी नहीं गई कि आपको ऐसे ही करना है, कि आपको अच्छा ही बनना है, आपको ऐसे ही लुक रखना है। ऐसा कुछ है नहीं मेरे साथ। तो आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 2.5 years, और शायद इस फ्रीडम की वजह से ही मुझे कभी बोरियत नहीं हुई है आज तक। तो मेरा इंटरेस्ट अभी तक कैरेक्टर में बहुत बना हुआ है, और शायद इसी वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट भी बना हुआ है। वेल, अगर माइक पहले मेरे हाथ में आता तो मैं एग्जैक्टली यही चीज़ बोलने वाली थी कि एग्जैक्टली सो जो मेरा किरदार है काव्या, अगेन सिंस डे वन मेरा कैरेक्टर कभी भी एक ही टोन पर नहीं रहा है। आई हैव हैड सो मेनी लेयर्स एंड एवरी एपिसोड हैज़ बिन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी एज एन एक्टर. I started off a little grey, again that was situational, now I'm positive, and अभी again I am kind of situations मेरे सामने, काव्या के सामने इस तरह से आते रहे हैं कि I have to react differently every time to different situations. इसीलिए I don't think I'm bored at all. In fact, I'm always looking forward to कि अब काव्या next क्या करेगी, because there are many points in the show जो turning points रहे हैं, जहाँ पे काव्या की वजह से twist and turns आए हैं in the show, So that's why I think I've gotten a very good chance to play a role जहाँ पे इतनी diversities है as an actor. So yeah, बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता. It's been 2.5 years, but still I have the same excitement and the same enthusiasm that I had the first day. So yeah. हवन के टाइम पे मिले थे हम पहली बार, जब शो का हवन था. दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द शो एंड हवन रखा गया था. राजन सर हमेशा हवन रखते हैं ऑस्पेशियस इवेंट्स पर. तो मैं पीछे बैठी थी. आई हैड अ मास्क ऑन बिकॉज सब कोविड गाइडलाइंस बहुत पीक पर थे सब कुछ, एंड ही वाजंट वेयरिंग अ मास्क एज यूजुअल. ही वाज लाइक नॉन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टाइप्स. ही वाजंट वेयरिंग अ मास्क, बट तो हवन का मतलब ही होता है शुद्धिकरण. हेलो, बट हमारे सेट पर रूल्स थे. हवा के जो धुआं होता है, जो उसका हवन का जो धुआं होता है, वो शुद्धिकरण के लिए होता है. तो मेरा भगवान में इतना विश्वास है कि वो जो धुआं हवन से निकल रहा है, उससे हमारे वातावरण का या हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट है, उसका शुद्धिकरण हो रहा है. तो इसलिए उस वक्त मैंने मास्क उतार रखा था. बट क्योंकि ये उसी वक्त आई थी नई, तो इनको लगा था कि इनको विश्वास, सब नए थे यार. फर्स्ट डे था वो. तो हाँ, वही था. एंड हेलो हाय हुआ था फर्स्ट डे, उससे ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं था, बिकॉज देन वी हैड टू गेट चेंज्ड और हमारे सीन्स शुरू हो गए थे. सो या है ना. हाँ, तो बस यही हमारी मतलब पहला इंटरेक्शन यही था कि मैंने पलट के देखा तो ये बैठी हुई थी मास्क लगा के, और मैंने इनको हेलो बोला था, और मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था. बट मुझे तब तक इनकी शक्ल दिखाई नहीं दी थी ठीक से, सिर्फ आंखें दिखाई दी थी. श्वेता, तो माय रिलेशनशिप विद राजन शाही इज़ अबाउट मोर देन 2 decades ओल्ड. मेरे बहुत पुराने मित्र हैं वो, और जब वो एज अ डायरेक्टर उन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर में, तब से मेरी उनसे मित्रता है, और मैंने उनके साथ एज अ डायरेक्टर पहले काम किया है. भट्ट साहब, महेश भट्ट प्रोड्यूस कर रहे थे और राजन शाही डायरेक्ट करते थे उनके लिए. तो मैंने उस वक्त उनके साथ 2-3 चीज़ें की हुई हैं. तब से मेरी उनसे बहुत अच्छी मित्रता रही है, और इस शो के साथ मेरा उनके साथ फिर से एसोसिएशन हुआ है. और ये कैरेक्टर जब वो मेरे पास लेके आए थे, तो उन्होंने मुझे इस तरह से कहा था कि इस कैरेक्टर में वो मेरे अलावा किसी को नहीं देख पा रहे हैं. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसके बाद जब मैंने कैरेक्टर सुना तो मुझे लगा था कि यार ये कैरेक्टर डेफिनेटली मुझे करना चाहिए. और राजन का जो विज़न है वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना ज़बरदस्त है
कि यू कांट गो रॉन्ग विद हिज विजन। और उसके बाद तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री के शो इतना सक्सेसफुल रहा है हमारा, उसकी बहुत सारी वजह हैं। उसमें से एक वजह ये है कि उसका कंटेंट और उसकी रिलेटेबिलिटी जो है कैरेक्टर्स की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर इंसान आज की डेट में दुनिया में कहीं पे भी हो, वो हमारे शो से बहुत पर्सनल लेवल पे रिलेट करता है, इमोशनली कनेक्ट होता है। तो आई थिंक इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। और आई कैन ओनली थैंक राजन शाही के राजन ने मेरे बारे में सोचा, मुझे दिमाग में रखा, और कीपिंग इन माइंड उसने वनराज क्रिएट किया, जिसको मैंने एग्जीक्यूट किया है। तो आई हैव बीन वेरी 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 थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू राजन। राजन सर एंड मेरी पहचान भी काफ़ी पुरानी है, और माई मदर हैज़ वर्कड विथ राजन सर इन अ शो ऑलरेडी इन द पास्ट। और करीब 3-4 साल पहले देयर वाज अ शो जिसमें राजन सर एंड आई वी वर गोइंग टू वर्क टुगेदर। हमने पायलट भी शूट किया था साथ में, एंड समहाउ दैट शो डिडंट मटीरियलाइज। सो आई ऑलवेज न्यू राजन सर हैड मी एट द बैक ऑफ हिज माइंड, एंड जब उन्होंने मुझे काव्या के लिए फ़ोन किया, ऑब्वियसली वर्किंग विथ राजन सर वॉज समथिंग विच आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू। एंड मैं सोचती थी अगर मैं टेलीविज़न में अपनी करियर की शुरुआत करूँगी, इफ़ आई डेब्यू इन टेलीविज़न, आई रियली वॉन्टेड टू बी विथ राजन सर ओनली, बिकॉज ही इज़ नॉट ओनली अ वेरी गुड प्रोड्यूसर बट अ वेरी गुड ह्यूमन बींग ऑल्सो। तो उनकी जो पूरी टीम है इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ ही हिमसेल्फ इज़। सो जब आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हो, अच्छे लोगों के साथ काम करते हो, तो आपका भी बेस्ट पोटेंशियल बाहर आता है अकॉर्डिंग टू मी। सो जब राजन सर ने मुझे अनुपमा के लिए कांटेक्ट किया, जब मैं उनसे मिली, जब मैंने काव्या का रोल सुना, एंड आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग जो कि मैं सोचती कि नहीं आई हैव टू थिंक अबाउट इट वाला जो होता है ना, कि नॉट एट ऑल, इट वाज परफेक्ट एंड इट वाज सच एन अमेजिंग सेटअप फॉर मी, एंड आई थिंक द बेस्ट डेब्यू दैट आई कुड हैव थॉट और इमेजिन्ड ऑफ starting my career in the television industry. So yes, thank you Rajan sir for crafting Kavya's character so beautifully and for choosing me as your Kavya, and I still love playing Kavya every day for as long as the show is going to go on. सुधांशु likes to do nothing at all, अग्रिमा। जब टाइम फ्री होता है तो मैं कुछ भी नहीं करना पसंद करता हूँ, सिर्फ बिस्तर पे लेट के या अपने थिएटर रूम में बैठ के मैं कुछ देखता हूँ, कोई सीरीज़ या कोई फिल्म। और वो भी ऐसी फिल्म नहीं जिससे मुझे कोई इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिले। मैं कोई भी चीज़ देख सकता हूँ, वो चाहे कितनी भी वाहियात हो, चाहे बहुत ही फालतू की हॉरर फिल्म हो, मैं वो भी देखता हूँ, बिकॉज मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मैं अपने आप को एंटरटेन करना चाहता हूँ। और एंटरटेनमेंट मुझे मिलता हमेशा ऐसी चीज़ों से जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो येस, व्हेन आई हैव फ्री टाइम, दैट इज़ व्हाट आई लाइक टू डू, एंड जस्ट बेसिकली डू नथिंग एंड थिंक नथिंग। My favorite food, I guess pizza. That's everyone's go-to favorite food, and so is mine. Anything else that you like cooking or you like? I like cooking spaghetti in white sauce. So that is something which is one of my specialities. और there was a phase in my life जब मैं अकेली रहती थी in Dallas and New York, तो तब मैं कुक करना सीख गई थी, because मुझे पता था कि how essential it is to cook for your own self. तब उन दिनों मैंने काफ़ी चीज़ें सीखनी शुरू की थी, एंड वो हैबिट्स अभी तक, वो सारी कुछ जो गिनी चुनी डिशेस थी जो मैं बनाती थी, वो मैं आज तक बनाती हूँ, जिनमें से एक पनीर मक्खनी भी है। और हाँ, यही सब चीज़ें हैं। आई डोंट कुक अ लॉट, बट व्हेन आई कुक आई हैव दीज 2-3 थिंग्स विच आर माई गो टू रेसिपीज़। हाँ, एक ही इफ़ेक्ट है, बैंक में पैसे आ जाते हैं। वही एक इफ़ेक्ट है जो अच्छा है, मतलब वैसा इफ़ेक्ट होते रहना चाहिए। इसके अलावा मुझे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है, बिकॉज वनराज शाह में और सुधांशु पांडे में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ जैसे वनराज शाह ऑन स्क्रीन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स्ड पर्सनालिटी जो दिखाई है वनराज की, वो वैसा रियल लाइफ में सुधांशु पांडे नहीं है। सुधांशु पांडे इज़ मच सिंपल। तो बिकॉज सिंपल है सुधांशु पांडे, इसलिए वनराज की कॉम्प्लेक्सिटीज़ का कोई इफेक्ट रियल लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि हम एक्टर्स जब कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो वो सिर्फ स्क्रीन के लिए होता है, और कोशिश यही रहती है कि उसका कोई भी रिफ्लेक्शन हमारी रियल लाइफ में ना आए।
हाँ, तो मुझे सिर्फ खुशी एक बात की होती है कि ये लोग वनराज को कोस रहे हैं। तो जितना जितना कोसना होता है वनराज को मिलता है। तो वनराज तो कैरेक्टर है, फिक्टिशियस कैरेक्टर, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सुधांशु पांडे इज हैप्पी। बट यस, वियर्ड तो पता नहीं, मैं कहूँगा कि वियर्ड शायद मुझे लगा शुरू में, क्योंकि मैं टेलीविजन, मेरा पहला शो है टेलीविजन का, डेली शो। मुझे पता नहीं था कि टेलीविजन की ऑडियंस कितनी स्ट्रांगली और डीपली अटैच हो जाती है कैरेक्टर्स के साथ। मैं तो सिर्फ काम कर रहा था एज एन एक्टर। मैंने सोचा कि मैं वनराज को ऐसा कैरेक्टर बना दूं कि लोग ज़िंदगी भर याद रखें इस तरह का। इफ़ेक्ट तो वो हुआ ही उसका, बट जो रिस्पॉन्स आया ऑडियंस से वो इतना आई थिंक आउट ऑफ देयर इमोशंस वो आया, और वो बहुत नाराज़ होते थे, गालियाँ देते थे। तो शुरू में मुझे लगा कि यार ये गालियाँ क्यों दे रहे हैं, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी तपस्या से मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये लोग गालियाँ दे रहे हैं। एग्जैक्टली। सो तो मुझे बड़ा शुरू में लगा, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये बिल्कुल करेक्ट चीज़ है। अगर ये लोग गालियाँ नहीं देंगे तो मुझे फिर परेशान होना चाहिए, बिकॉज दैट मीन्स कोई असर नहीं हो रहा है मेरे करने का। तो आई थिंक मुझे धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि बॉस यही रिएक्शन है जिसके लिए मैं कर रहा हूँ ये कैरेक्टर, बिकॉज they have to really hate the character to be able to relate with it and believe in it. So that is what I was successful in doing. So I am very happy कि लोग इस तरह से react करते हैं, because they should, you know, because if I were to look at a character like that, I would also not like him. You know, apart from one fact that he is a very family man. जो करता है वो अपने परिवार के लिए करता है, अपने बच्चों के अलावा, अपने माँ बाप के अलावा वो और कुछ सोच नहीं पाता है। तो उसकी पूरी लाइफ का एक ही मकसद है, उसकी फैमिली। वो उसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और वही उसका एक फंडामेंटल, उसका बेस कोर वही है उस कैरेक्टर का। बाकी वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में बहक जाता है, कभी बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कभी उसको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी जेलस हो जाता है, कभी वल्नरेबल हो जाता है, कभी माँ के गोद में सर रख के रोने लगता है। तो वो ब्यूटी है वनराज की, एंड आई थिंक विद एवरी इमोशन आई थिंक द ऑडियंस ऑल्सो कनेक्ट्स विद हिम, सो आई एम हैप्पी। मुझे ना मैं एक्सपेक्ट करती थी कि लोग मुझे ज़्यादा हेट मैसेजेस भेजें, जो कि ये समझना मुश्किल है ऑडियंस के लिए मेरे हिसाब से कि काव्या का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस तरह से देखना, आई थॉट ऑडियंस शायद उस तरह से ना देख पाएगी, मगर क्योंकि काव्या हर पॉइंट पे वेल जस्टिफाइड थी शो में शुरू से। शी वॉज ऑलवेज इन अ रिलेशनशिप म्यूचुअली, शी वॉज नॉट बाय फोर्स, किसी शादीशुदा आदमी के साथ उसने अफेयर नहीं किया, दोनों एक साथ एक दूसरे से प्यार करते थे, एंड दे हैड देयर ओन रीजंस। काव्या का एक्स हस्बैंड था एंड हु शी वॉज नॉट इन लव विथ, वनराज की एक्स वाइफ थी जो हु ही वॉज नेवर इन लव विथ। तो ये सारी चीज़ों के साथ फिर जो जर्नी हुआ 8 साल का, when they were together, एंड फाइनली जब चीज़ें उस पॉइंट तक पहुंच गई जहाँ पर काव्या को इस तरह से लगने लगा कि कम ऑन, आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड 8 years ऑफ माई लाइफ विद अ मैन, और अगर मुझे अब आगे जाके कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, देन आई हैव टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन माई पावर टू मेक दैट वर्क इन माई फेवर। Otherwise, if I don't do that, then I'm going to be the loser here. And that's very natural and human for anybody to do things for themselves after a point, because she's always been giving. In fact, जब काव्या बीवी बन गई थी तब शादी के बाद भी she has always been giving and not expecting. That's the reason at some points इवन काव्या लूजेज द प्लॉट, क्योंकि इतना देने के बाद ना उसे फैमिली से कभी प्यार मिला है, ना उसे बा से प्यार मिला है, ना उसे वनराज से प्यार मिला है, ना उसे बच्चों की एक्सेप्टेंस मिली है, कुछ नहीं हुआ है। तो जब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इज, जब मुझे शुरू में इस तरह के मैसेजेस मिलते थे कि जब मुझे लिटरली औरतें लिखती थी मैसेजेस में कि यू नो वी रियली प्राउड ऑफ व्हाट काव्या इज डूइंग, बिकॉज दे यूज्ड टू सी मी एज एन इंडिपेंडेंट वुमन, एज एन इंडिपेंडेंट गर्ल हु इज doesn't have anybody to fall back on. काव्या की कोई फैमिली दिखाई है। तो जब मुझे इस तरह के मैसेजेस आते थे ना, हेट मैसेजेस भी आते थे ऑफकोर्स कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे मेजॉरिटी ये मैसेजेस आते थे कि यंग गर्ल्स, आई मीन 15-16-year-old गर्ल्स, टीनेजर्स मुझे कहती थी कि वी वांट टू हैव एन एटीट्यूड लाइक योर्स इन लाइफ, बिकॉज वी हैव सीन हाउ आवर मदर्स आर एंड वी हैव सीन हाउ इंडियन हाउस होल्ड में जिस तरह की औरतें होती हैं जो सैक्रिफाइस करती है, जो सुपर वुमेन का टैग अपने ऊपर उठा के रखना चाहती है हमेशा, जिससे उनको हमेशा
लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें फेस नहीं करती, वो नेगेटिव चीज़ें ही फेस करती है और उनसे कैसे वो दब के सहम के हमेशा रहती हैं. दे हैव सीन दैट ऑल देयर लाइफ थ्रू टेलीविजन शोज और स्टफ लाइक दैट. तो इसीलिए यू नो आई वाज रियली सरप्राइज जहाँ पे women used to tell me कि they get inspiration by what I do and how I bounce back rather than कोने में बैठ के रोने लगे काव्या, just like how Anupama used to do earlier. Kavya never did that. That was the difference between both of them. फिर बाद में जाके of course Anupama also she stood up for herself and stuff like that. So मेरे लिए it's honestly been more positive than negative. And negative of course है वो शादी वाला फेज जब था, जब इनकी और अनुपमा की 25th एनिवर्सरी हो रही थी, मैं मंगलसूत्र लेके दरवाजे पे खड़ी हो जाती हूँ and all of that. वो थोड़ा था जब मुझे गालियाँ पड़ी थी of course. But otherwise it's again out and out been a very very amazing journey and experience. Yeah. मैं स्क्रीनशॉट्स भेजता था राजन को कि भाई ये क्या है. फिर धीरे धीरे मुझे भी रियलाइज हुआ राजन बोला कि भाई डोंट वरी, ये नॉर्मल चीज़ है, इससे डिस्टर्ब बिल्कुल मत होना. बोला मैं जो मुझे मैसेजेस आते हैं इतने सालों से आ रहे हैं वो तो इमेजिन नहीं कर सकता है तो मैंने कहा अरे, तो उसने मुझे बताया कि कैसे कैसे उसको मैसेजेस आते हैं राजन को. तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये नॉर्मल चीज़ है. ये जो बेचारे बैठे हुए हैं परेशान लोग वो गालियाँ ही देते हैं, चाहे कुछ अच्छा करो या ना करो गालियाँ पड़नी है. तो फिर मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, ये एक पैटर्न है हमारी टेलीविज़न ऑडियंस का जो हमको समझना चाहिए, उनके इमोशन और सेंटिमेंट को समझना चाहिए और उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यही रियलिटी है कि वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं कैरेक्टर से और उस इमोशन के ऊपर बेस्ड उनके रिएक्शंस होते हैं. देयर इज़ नथिंग पर्सनल इन दैट. तो अब मैं इस रिएक्शन से परेशान नहीं होता हूँ. शुरू में बहुत परेशान होता था जब मुझे लगा अरे भाई, एंड यू नो व्हेन यू आर यूज्ड टू ओनली अप्रिसिएशन एंड ओनली रिस्पेक्ट एंड लव, सडनली वहाँ कुछ गाली गलौज चल रहा है, वनराज ऐसा, वनराज की ये, वनराज की वो. तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, कौन लोग है ये कहाँ थे अभी तक लाइफ में. बट वो फिर समझ गया मैं, एंड नाउ आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड फाइन विद इट. इनिशियली थोड़ा बुरा लगता था मुझे जब भी ऐसी बुरी मैसेज आते. नहीं, आई यूज्ड टू सेंड यू स्क्रीनशॉट्स एंड हाँ, एंड फिर मेरी मॉम से भी डिस्कस करती थी. फिर मम्मा पापा ने मुझे दोनों ने बताया कि माई मदर हैज़ डन सो मच टेलीविजन इन हर लाइफ. शी टोल्ड मी कि लेकिन नो कि दिस इज़ अ जर्नी, इट्स ओके. आई मीन यू नो कि लोग इतना, जैसे इन्होंने कहा कि इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, विच इज़ अ प्लस पॉइंट. आई मीन इतना इमोशनली कनेक्ट होना मतलब आपकी परफॉर्मेंस को इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करना. तो जब आपको ऐसी ऑडियंस मिलती है जो आपकी एक एक मैनरिज्म को, एक एक डायलॉग पर रिएक्ट कर रही है, आपने क्या पहना है, आप कैसे उठे, आप कैसे खड़े हुए, आपने कैसे बात की, कैसे डायलॉग बोला, सब पे रिएक्ट कर रहे हैं ऑडियंस. सो दैट मीन्स दे आर सो मच इन सिंक एंड अटैच्ड टू यू एज अ व्यूअर. सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. और जब बुरा लगता भी था उसके बाद आई यूज्ड टू बी लाइक कोई बात नहीं यार, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब एंड आई एम गेटिंग ऑल दीज कमेंट्स in return for a job which I think I'm doing fairly well. So my mother told me it's nothing, it's all a part of the game, and then I was pretty okay after that. I think it was while sitting on the pot when I was very young. That is where my inspiration came from. Because when I used to sit on the pot my mother used to yell at me because मैं बहुत लंबे टाइम के लिए बैठा था बाथरूम में. हाँ, तो मैं बहुत लंबे टाइम के लिए, बचपन से शुरू हो गया था वो, बहुत लंबे टाइम के लिए बैठता था. एंड दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट नैनीताल इन माई हाउस. तो बाथरूम थोड़ा सा साइज़ में बड़ा था तो उसमें एको होती थी आवाज़. तो मैं जब गाता था ना पॉट पे बैठ के तो आवाज़ गूंजती थी, और जब वो गूंजती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं और गाता था. फिर मेरी माँ जब तक दरवाजे पे आके लात मार के मुझे बोलती थी कि चुप कर जा हुण, तब तक मैं चुप नहीं होता. तो मुझे इतना मज़ा आता. तो बहुत बचपन में मुझे रियलाइज़ हो गया कि आई थिंक मेरी आवाज़ अच्छी है. बट मैंने कभी उस चीज़ को प्रोफेशनली सीरियसली या वैसे नहीं लिया कभी भी, टिल ऑब्वियसली व्हेन आई केम टू बॉम्बे एंड बैंड ऑफ बॉयज़ हैपेंड. बिकॉज बैंड ऑफ बॉयज़ हुआ भी इस तरह से था कि मेरा एक दोस्त मुझे बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, एक बैंड की प्लानिंग चल रही है, तुझे मिलवाना है गाने के लिए, वी आर प्लान टू
तू गाता, मैंने कहा पागल हो गया, मैं कोई गाता थोड़ी हूँ। बोला तू यू ट्रस्ट मी, आई नो व्हाट योर वॉइस इज एंड आई नो हाउ यू सिंग, यू जस्ट कम। तो वहाँ पे मैं हरी भाई और लेस्ली लुइस, हरिहरन लेस्ली लुइस, उनका कॉलोनियल कजन्स होता था तब, तो वो लोग थे और उन्होंने बोला यार गा के दिखाओ। तो मैंने कुछ गा दिया था सुक्की पाजी का लाइन, तो बोले तू आजा, चला आजा आजा। तो वो ऐसे मुझे इंडक्ट कर लिया उन्होंने बैंड में बिफोर आई कुड इवन गिव इट अ थॉट, एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उसके बाद बैंड ऑफ बॉयज़ बन गया, फिर हम लोग ग्लोबली हिट हो गए। फिर 3.5 साल 4 साल उनके साथ कब निकल गया पता ही नहीं चला, यू नो। एंड देन आई ऑप्टेड आउट ऑफ द बैंड ऑल्सो आफ्टर 3.5 years। तो वो सिंगिंग तब से वो जुड़ा ही हुआ है मेरे साथ। और मैंने कुछ साल पहले अपना पहला सोलो सिंगल निकाला था। और उसके बाद थोड़ा गैप लिया मैंने, फिर कोविड आ गया, तो आफ्टर लॉन्ग गैप अब मैंने ये सेकंड सोलो सिंगल निकाला है। बट सिंगिंग पैशन मेरे को तभी रियलाइज़ हो गया था, वो मेरे नैनीताल में मेरे पॉट पे। So this was a very very well thought of step for me। हम लोग जब से काम करना हमने शुरू किया, मुझे सोशल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं पता था, इंस्टाग्राम वगैरह समझ में नहीं आता था मुझे। तो इंस्टाग्राम पे था तो मैं, बट कुछ भी एक्टिविटी नहीं थी मेरी। तो जब मैं सेट पे आया तो मैंने सब जितने भी यंगस्टर्स थे सबके साथ मैंने देखा कि अरे बाप रे यार, ये तो दे आर मतलब ये लोग इंस्टाग्राम पे जी रहे हैं, यू नो। और इसको भी मैंने जब देखा तो ये भी इंस्टाग्राम पूरे टाइम। मैंने एक मिनट जस्टिफाई करूँ, मैंने इसको मतलब इसका मैंने मजाक तक बना लिया था। मैंने कहा कि ये तो इंस्टाग्राम पे 2 बेडरूम का फ्लैट लेके रह रही है, क्योंकि उसी में रहती है। तो धीरे धीरे करके इसके साथ, और उससे पहले पारस एक लड़का था हमारे शो में, वो इन लोगों के साथ मैंने इंस्टाग्राम को समझना शुरू किया। और धीरे धीरे करके फिर रील्स बनाते थे हम लोग सब साथ में, एंड देन वी स्टार्टेड टू मेक रील्स टुगेदर। वो सब रील्स बनाते ही थे एक दूसरे के साथ, बट कहीं ना कहीं इसने और मैंने एक साथ बनानी शुरू करी जब रील्स, तो वो रील्स हमारी ना बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी, बहुत लोगों को पसंद आने लगी वो रील्स। और कुछ रील्स तो इतनी ज़्यादा चल गई कि मतलब इट वाज शॉकिंग कि इतना ज़्यादा कैसे वायरल हो सकता है। कुछ भी नहीं था, एक पुराना गाना था जिस पे हमने बनाया था। एंड तो ये सब चीज़ें दिमाग में थी मेरे। एंड देन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई फाइनली ज़ीरोड इन ऑन सॉन्ग एंड एवरीथिंग। तो मैंने एक दिन इसको बुलाया रूम में, मैंने कहा एक गाना सुनाता हूँ तेरे को। तो मैंने इसको गाना सुनाया जो मेरी आवाज़ में रिकॉर्डेड भी नहीं था तब तक, वो लिरिसिस्ट ने गाया था। तो इसने गाना सुना, सुनने के बाद बोली माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो मैंने इसको बोला कि विल यू डू द आई दिस इज मतलब मैं सोच रहा हूँ गाना बनाने का, विल यू डू माय वीडियो। तो शी रेडीली अग्रीड। तो बेसिक आइडिया ये था कि हम जब हमारी रील्स इतनी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, एज वनराज एंड काव्या, हमारा हैशटैग वन्या बहुत चलता है, वन्या फैन क्लब भी है। तो हमने कहा कि यार इस चीज़ को हम क्यों नहीं कैपिटलाइज करते हैं, क्यों नहीं एनकैश करते हैं इस चीज़ को, जो हमारी जॉइंट पॉपुलैरिटी है एज अ पेयर, एज अ कपल ऑन स्क्रीन जो है, उसको हम लोग क्यों नहीं एनकैश करते हैं। एंड आई थॉट इट विल ओनली बी अ sensible idea to do something together. So that is why, and then I thought that we want to do something together and we want to showcase Vanraj and Kavya in a completely different light altogether. What you see on screen, Vanraj and Kavya, I want to show Sudhanshu Pandey and Madalsa Sharma। मेरी आवाज़ है, मेरा गाना है, मैंने ही प्रोड्यूस किया है। तो I had the freedom of being able to do and create what I wanted to, and I wanted her to also be shown in a completely different light, which is what my endeavor was, and I think we are pretty successful at doing that. That was a very good thing जो उन्होंने सोचा कि he should come up with a solo single after all these years. तो ये itself was something to be very happy and proud of. So I was very happy for that. And then जब मैंने पहली बार गाना सुना था तब उन्होंने मुझे, because it was not in his own voice, I thought it's something just he wants me to listen to. फिर बाद में जब इन्होंने कहा I'm going to record it and you know let's make a video on it and you know people love watching us together. Obviously I knew all those things. So I was very excited and because गाना इतना अच्छा है and I knew कि जब ये गाएंगे उस गाने को तो he's going to add in all of his own elements and the गाना will be, I mean already पहला scratch version इतना अच्छा लगा था मुझे सुन के, because उसकी जो धुन थी वो सुनने के 10-15 मिनट बाद भी मेरे दिमाग में लिंगर हो रही थी, not that you know मेरे दिमाग से निकल गई थी धुन। And doing this together,
having all the love from the audience, जो इतना प्यार हमें मिलता है. So this felt very, it felt something कि जो हमारा एक ड्यू है as being popular together as Kavya and Vanraj, जो हम अपनी तरफ से audience को भी pay back कर सकते हैं, you know. It felt and it was a very good idea, and I'm glad that we did this together. And audience का जो इतना प्यार मिला है हमें गाने के बाद, it's been overwhelming. And yeah, I think this was a fantastic thing to do. हाँ, ऑफ कोर्स मैं छोटी थी. जरूरी नहीं था. मैं छोटी थी. ये बोलना कि मैं छोटी थी. तो मैं क्या तब से अभी तक सेम एज में चल रहा हूँ? अरे यार, तो मैं भी बड़ी हूँ ना, सब बढ़ते हैं एज में, उसमें क्या हो गया? मैं भी छोटा ही था तब. तो मैं भी छोटी थी ना. हम मैं दोनों नहीं छोटे था. थे जब इन्होंने गाया था, ये छोटे थे जब मैंने सुना था, मैं भी छोटी थी. तो बेसिकली हम दोनों छोटे थे उस टाइम. और जब मैंने वो गाना सुना था तो बहुत कैची था. एंड वो ऐसा गाना था जो कि बहुत जगहों पर सुना हुआ था. मे बी ऑन द रेडियो, मे बी इन अ क्लब, मे बी जहाँ भी कहीं बाहर जाते हैं, तो इट वाज समथिंग जो बहुत बार सुन चुके थे दिमाग में, इसीलिए अभी तक वो धुन याद है, यू नो. एंड नॉट जस्ट वन सॉन्ग, उस बैंड के, उस एल्बम के आपके 2-3 गाने थे विच वर वेरी पॉपुलर. एंड सेट पर तो मैं इनको गाते हुए सुनती हूँ एवरी डे. सीन्स में भी जब डायलॉग्स पढ़ते तो पीछे से इनकी आवाज़ चलती रहती है, यू नो. डायलॉग्स के साथ साथ आई ऑलवेज हियर हिम सिंगिंग इन द बैकग्राउंड ऑल्सो. हमेशा. इधर लाओ माइक. ये मैडम जो है इतनी इवॉल्व है लाइफ में. इनको मैंने ना एक बार अपना, मेरा पहला जो सोलो सिंगल था, अरे नहीं यार, डोंट से दैट. मैंने पहला सोलो सिंगल इनको, मैंने कहा ये मेरा सोलो सिंगल, माय फर्स्ट सोलो सिंगल व्हिच आई हैव प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड यू नो सung or whatever, प्रोड्यूस्ड व्हिच आई हैव मेड. यू वांट टू शेयर दिस रियली? तो मैंने वो इनको वीडियो दिखाया. तो इन्होंने पूरा वीडियो देखा, पूरा स्माइल करके. एंड यू नो इट आल्सो दैट वीडियो वाज वेरी वेल शॉट, यू नो. तो बोली ब्यूटीफुल सॉन्ग है, वेरी 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 नाइस, हु संग इट? तो मैंने इसको, मैं फ्रीज हो गया 2 सेकंड के लिए. I thought it was गाया किसने? मतलब मैं क्या तुमको म्यूजिक वीडियो दिखा रहा हूँ? तो इसको उसके बाद रियलाइज हुआ कि अरे ये मेरा ही गाना था. उसको पता ही नहीं था, इसको लगा कि मैंने किसी वीडियो में एक्टिंग की है और मैं इसको दिखा रहा हूँ कि अच्छा लगा तुम्हें ये वीडियो. इनको ये पता नहीं था क्यों. सुन के, I mean, उस टाइम पे ना, अब की बात अलग है, तब सोलो की बात सिंगल अलग. बोला तब भी इसको रियलाइज नहीं हुआ कि ये मेरी आवाज है, मेरा गाना है और मैंने वीडियो किया. उस टाइम पे मे भी तुम्हारी आवाज इतनी अच्छे से पहचानती नहीं थी ना. मैं शुरू के दिन थे शो के. अब अगर कहीं से भी अच्छा. तुम्हारी आवाज सुना दो तो मैं बोल सकती हूँ, दिस इज सुधांशु's वॉइस. वेरी गुड जस्टिफिकेशन. See? मजा आ गया लेकिन.